विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद द्वारा बीए द्वितीय वर्ष सेमिस्टर तृतीय का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम जो है पाठ्यक्रम में विशेष रूप से ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है कथेतर गद्य साहित्य। कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमें दिखाई देता है कि दो छोटी छोटी किताबों का आयोजन किया है। पहली किताब है जिसका नाम है गद्य प्रभा, तथा दूसरी किताब है जिसका नाम है गद्य गौरव। गद्य प्रभा के अंतर्गत कुल 12 रचनाओं का समावेश है, तो गद्य गौरव के अंतर्गत 9 रचनाओं का समावेश किया गया है। नंबर 1, यदि हम गद्य प्रभा का देखते हैं तो पता चलता है कि इसके अंतर्गत शिव पूजन सहाय जी का त्याग मूर्ति निराला नामक संस्मरण है। त्याग मूर्ति निराला, महाप्राण निराला, छायावादी कवि निराला, इनके संबंध में शिव पूजन साय जी ने अपनी जो है तो कुछ बातें लेख के अंतर्गत चित्रित की हुई है। उसे हम जब त्यागमूर्ति निराला इस सबक का प्रारंभ करने वाले हैं उस समय में विस्तृत रूप से हम देखेंगे। अब देख लीजिए, गद्य प्रभा के अंतर्गत दूसरा पाठ जो आता है जिसका नाम है हुयन संग। यह एक जूनी परक लेख है और इसके रचयिता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अब देख लीजिए, हुयन संग जो है ये चाइनीज हमें दिखाई देता है कि रचनाकार है। चाइना से वो भारत में उनका आगमन हुआ है और जूनी परक लेख होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हुयन संघ के जीवन के ऊपर जो कलम चलाई है उसको हम जो है उस सबक के समय में विस्तृत रूप में आपके सामने रखेंगे। अब तीसरा इसके अंतर्गत का जो लेसन है, जिसे हम पाठ कहते हैं, वो है भारतीय संस्कृति और जिसके रचयिता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये संस्कृति से संबंधित है। इस रचना में भारतीय संस्कृति, सभ्यता आदि की बातों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय वगैरह नामक संस्कृति से संबंधित कुछ रचनाएं भी हमें क्या है देखने के लिए मिलती है अगर हम विस्तृत रूप में जाते हैं तो। किंतु हम यहाँ पर इतना ही देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के संबंध में राजेंद्र प्रसाद जी के जो विचार है वो इस लेख के समय हमारे सम्मुख आ जाएंगे। अब देख लीजिए, चौथा जो लेख है वो चिंतन पर लेख है। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा रचित रचना का ये जो है तो टाइटल इस प्रकार है कि विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या। चिंतन परक लेख आचार्य नरेंद्र देव जी का है कि आजकल के जो विचारक है, बुद्धिजीवी है, इन्होंने किस प्रकार से चिंतन मनन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसमें समाविष्ट किया गया है। अब 5वां गद्य प्रभा के अंतर्गत का जो पाठ है वो है जीवन का व्यवसाय, और ये जीवन का व्यवसाय को लिखने वाली लेखिका है महादेवी वर्मा जी। और महादेवी वर्मा जी चूंकि हमें दिखाई देता है कि नारी होने के कारण इस जीवन का व्यवसाय लेख के अंतर्गत उन्होंने नारी विषयक बातों को क्या है समाविष्ट किया हुआ है। देख लीजिए, गद्य प्रभा का छठा जो पाठ है वो भी संस्मरण ही है और इसे लिखा है नागार्जुन जी ने, और फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन के ऊपर ये जो है तो लेख हमें दिखाई देता है। अब देख लीजिए, रेणु आंचलिक उपन्यासकार है, कहानीकार है,
इतना ही नहीं, हमें दिखाई देता है कि कुछ उनकी रचनाओं पर फ़िल्म भी बनी हुई है। तीसरी कसम जैसी एक कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, दीर्घ कहानी है। और फणीश्वर नाथ जी की तीसरी कसम ये कहानी जो है तो इस पर राज कपूर ने जो है तो फ़िल्म बनाई हुई है। इन्होंने आंचल की समस्या को सर्वप्रथम उजागर करने का प्रयास किया। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ये सामने आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जो योगदान है साहित्य में हमें दिखाई देता है, उसे उजागर करने का कार्य यहाँ पर नागार्जुन जी ने किया हुआ है। इसे भी हम इस सबक को पढ़ाते समय विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। अब देख लीजिए गद्य प्रभा के अंतर्गत 7वां जो सबक आता है वो है वे बहादुरी से बिके। ये व्यंग्य प्रधान रचना है। जैसे व्यंग्य के लतीफ़ घोगी, रविंद्रनाथ त्यागी, उसके पास पश्चात शरद जोशी और हरिशंकर परसाई, ये विख्यात व्यंग्यकार माने जाते हैं। उसमें से हरिशंकर परसाई जी का वे बहादुरी से बिके एक व्यंग्य है। इसे भी हम उस समय में जो है तो जब भी इसको पढ़ाएँगे तो आपके सामने व्यंग्य विधा क्या है और व्यंग्य विधा को ये 4 हस्तियों ने कैसी 4 चाँद लगाए हुए वो हम देखेंगे। अब देख लीजिए जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष, जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष नामक एक आत्मकथा है। उसका अंश यहाँ पर अमृतलाल नागर जी ने जो है तो क्या है प्रस्तुत किया है। अब उसके बाद आगे यदि देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक कहानी है जिसका नाम सुख है और उसके रचयिता है काशीनाथ सिंह। जैसे इसके अपोजिट में एक कहानी दुख भी थी और जिसके रचयिता यशपाल थे। दुख में लेखक ने अपना दुख और एक गरीब खोमचे वाले बच्चे का दुख, ये दोनों की तुलना की हुई है। उसी प्रकार सुख कहानी में किस प्रकार का विवरण आया हुआ है, इसको मैं जो है तो पढ़ाते समय आपके सामने रखने वाला हूँ। अब उसके बाद देख लीजिए 11वां पार्ट जो है अपना गद्य प्रभा के अंतर्गत आने वाला, वो है नदियाँ गहरी नाव पुरानी, यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत होने के कारण अमृतलाल बेगड़ ने उसको अपनी जो है तो अनोखी शैली में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने इनकी खास खूबियों को देखते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। अब अंतिम गद्य प्रभा के अंतर्गत का जो पाठ है वो है अम्लीय वर्षा विश्वव्यापी खतरा। ये विज्ञान परक लेख है, ये विज्ञान विषयक लेख है। इसमें साइंस और अम्लीय वर्षा का किस तरह से पूरे विश्व को खतरा नजर आ रहा है और आगे वो किस प्रकार से भयंकर रूप धारण करने वाला है, इसके ऊपर हमारे पाश्चिमात्य भाई है यन मणिवासकम जी ने जो है तो कलम चलाई है। और सार रूप में मैंने हर चैप्टर का या सबक का, उसके रचनाकार का उसके अंतर्गत की जो रचना है, उसकी विशेषताओं को कम लफ्ज़ों में प्रस्तुत कर कर सामने रखते हुए गद्य प्रभा को आपके सामने रखा है। इसको सबका विवरण करना या सबका उल्लेख करना या सबको जो है तो बतलाना, इसके पीछे मेरा केवल इतना मकसद है कि गद्य प्रभा नामक किताब में और अन्य भी जो है तो सबक है, पाठ है, लेसन है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने सिर्फ और सिर्फ इन 12 ही पाठों का चयन किया हुआ है। इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि हमें इसमें से सिर्फ 12 ही पाठ देखने हैं, बाकी के नहीं देखने हैं। समझ में आया? हाँ, अब उसके बाद देख लीजिए आप, दूसरी एक छोटी बुक है यहाँ पर या किताब है, जैसे कि पहली गद्य प्रभा थी, दूसरी गद्य गौरव। अब इसमें हमें दिखाई देता है कि संस्मरण या जीवनी परक साहित्य जो है, उसके ऊपर जो है तो रचनाकार ने कलम चलाई हुई हमें दिखाई देता है।
अब इसमें सबसे पहला संस्मरण यदि आप देखें तो पता चलता है कि बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य के माने हुए विद्वान हैं, इतिहास लेखक है, उपन्यास लेखन है, बाण भट्ट की आत्मकथा वगैरह इनके जो तो बड़े प्रसिद्ध उपन्यास है। और इस रचनाकार ने हमें दिखाई देता है कि इतिहास लेखन के साथ ही साथ अन्य तमाम विधाओं को स्पर्श करने का प्रयास किया और उनके ऊपर बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने संस्मरण लिखा है। अब देख लीजिए, संस्मरण तो त्यागमूर्ति निराला का भी हमने पहली किताब में देखा जिसका नाम गद्य प्रभा था। अब दूसरी किताब हम जो देख रहे हैं गद्य गौरव, उसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण आ रहा है। संस्मरण के बारे में मैं आपको इतना बताना आवश्यक समझता हूं कि संस्मरण यानी क्या। अब देख लीजिए, सुचारू रूप से यदि आप साहित्य को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा सहित यानी हित के साथ जो है वो सहित, सहित शब्द से साहित्य बना। या दूसरा उसका अर्थ यदि आप देखते हैं तो पता चलता है कि हित के साथ साथ जो होता है वो साहित्य होता है। तब साहित्य की प्रमुख रूप से तीन विधाएं, विधाएं तो नहीं कहेंगे, तीन धाराएं कहेंगे हम। एक गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य, तीसरा यदि आप देखें तो पता चलता है चंपू साहित्य। अब इन तीन धाराओं में साहित्य के तीन रूप में हमें दिखाई देता है कि एक एक को हम देखते हैं तो उसकी अलग 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 विधाएं आती है। अब गद्य साहित्य लो आप, गद्य में उसकी जो है तो निम्न रूप से जो है तो आपको क्या है विधाएं देखने मिलेंगी। अब गद्य की विधाएं क्या है जी? गद्य की विधा उपन्यास है, गद्य की विधा कहानी है, गद्य की विधा नाटक है, गद्य की विधा एकांकी है, गद्य की विधा निबंध है, गद्य की विधा जीवनी है, गद्य की विधा आत्मकथा है, गद्य की विधा संस्मरण है, गद्य की विधा रेखा चित्र है ना। गद्य की विधा जो है तो डायरी लेखन है, गद्य की विधा अन्य और भी जो है तो शिकार साहित्य, पत्र लेखन वगैरह जो है तो हमें देखने के लिए क्या है मिलती है, ढेर सारी विधाएं। तो अब ये कथेतर गद्य साहित्य किताब का नाम है और गद्य से संबंधित बातें हैं, यहाँ पद्य चंपू नहीं आते हैं, इसलिए मैं गद्य को ही जो है तो क्या है उजागर करते हुए आप लोगों के सामने इस संबंध में जो है तो बात रख रहा हूं। अब देख लीजिए, स्मरण, स्मरण यानी यादाश्त, स्मरण यानी क्या? यादाश्त। स से मुराद अच्छी है और स्मरण है यादाश्त। अब देख लीजिए, मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने कुछ रखना चाह रहा हूं, स से आने वाले कुछ शब्दों को, जैसे सुंदर, सुमधुर, सुशिक्षित, सुशील, है ना। ऐसे स से जो भी शब्द यहाँ आ रहा है हमें दिखाई देता है कि वो अपना भाव अच्छा प्रकट कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर संस्मरण के अंतर्गत चाहे सुपूजन साय हो या बनारसी दास चतुर्वेदी जी, इन्होंने त्यागमूर्ति निराला हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके संपर्क में आने के पश्चात उनसे जो जो यादें जुड़ी थी और जो अच्छी थी ऐसे को अपने जो है तो पाठ में स्थान दिया हुआ है। गद्य गौरव में मैंने आपको बतलाया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित संस्मरण है। उसके पश्चात दूसरा पाठ यदि आप देखें तो पता चलता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रिहाई नामक रेखा चित्र है। संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, ये कथितर गद्य साहित्य के प्रकार होने के कारण, विधा होने के कारण इन तमाम पर इन विद्वानों ने अपनी अपनी कलम चलाई हुई है। उसके बाद देख लीजिए, महात्मा गांधी, राम कुमार वर्मा जी ने लिखा हुआ संस्मरण है। अब महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है,
1920 के बाद की आजादी की बागडोर को आगे लेके चलने वाले महात्मा हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इसे हम जितना भी बयान करें कम है। और इस महात्मा गांधी पाठ के समय में राम कुमार वर्मा जी ने अपने जो गांधी जी से संबंधित विचार प्रकट किए हैं, उसको मैं आपके सम्मुख रखने का उसी समय प्रयास करूंगा। उसके बाद देख लीजिए आप, शहादत की जिंदगी में तूफान। शहादत की जिंदगी के तूफान में कन्हैयालाल मिश्र प्रकार जी का, मिश्र प्रभाकर जी का ये जो है तो लेसन है, और इसे भी उसी समय में मैं आपके सामने दृष्टिगोचर करने वाला हूं। महादेवी वर्मा लिखित निराला भाई, ये भी एक संस्मरण है। जैसे निराला पे हम देखते हैं गद्य प्रभा में भी शिव पूजन साहे जी ने कलम चलाई है, गद्य गौरव में महादेवी वर्मा जी ने भी कलम चलाई है। वो उन्हें अपना, निराला जी को भाई मानती थी। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है। निराला ये उन्हें जो है तो उपनाम मिला हुआ है। सचमुच वो बिरले थे, अलग थे, निराले थे। शायद इसी कारण उनसे संबंधित संस्मरण एक से अनेक विद्वानों ने लिखा हुआ हमें यहाँ देखने मिलता है। देख लीजिए, गद्य गौरव के अंतर्गत छठा जो सबक आता है वो है यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखित संस्मरण होने के कारण इसे भी उस समय में हम क्या है विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। अब देख लीजिए, अगला जो सबक है या पाठ है मुक्तिबोध। इस मुक्तिबोध को लिखने वाले रचयिता है हरिशंकर परसाई जी। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का संपूर्ण नाम यदि हम देखते तो पता चलता है गजानन महादेव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध वैसे दो है, एक मुक्तिबोध मराठी के है तो दूसरे हिंदी के है। दो मुक्तिबोध है, दोनों भाई है और दोनों अपने अपने जो है तो भाषा में अपना अधिकार रखने वाले। अब जहां तक मुक्तिबोध का सवाल है, मुक्तिबोध पर मेरा भी काम हुआ है। मुझे भी वाचस्पति की यानी पीएचडी की पदवी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने नवाजा हुआ है, और मैंने भी मुक्तिबोध के ऊपर कलम चलाई हुई है। सही मानों में मुक्तिबोध पर मैंने जब काम किया तो मेरी साहित्य जगत से हमें दिखाई देता है इतनी आसानी से मुक्ति हो गई कि पूछो मत। और इस पर मैं जो है तो आपको क्या बताऊं, इस पर इतना हम जो है तो विचार प्रकट कर सकते हैं, इस पर हम इतना चिंतन मनन कर सकते हैं, इस पर हम इतना जो है तो कह सकते हैं कि पूछिए मत। क्योंकि मुक्तिबोध को समझे भी अगर मेरी स्वयं की मुक्ति हुई हुई नहीं है, और ये बड़ा विषय है। उन्होंने जो है तो क्या है निबंध लिखे हैं, उन्होंने जो है तो उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने कहानियां लिखी हुई है, उन्होंने जो है तो ये कवि के रूप में थे। इनका तार सप्तक के कवि के रूप में सबसे पहले साहित्य जगत में आगमन हुआ है। फिर उनका चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, यानी कि ऐसी न जाने कितनी कविताएं, 3 कविता संग्रह इनके हमें क्या है देखने के लिए मिलते हैं। तार सप्तक में वे समाविष्ट है, और चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी एक कविता तो इतनी लंबी है, अंधेरे में, क्या बताओ आप लोगों को। मैं स्वयं अंधेरे में कविता को जब पठन करने बैठा तो मैं 1 माह तक अंधेरे में था, मैंने इतनी लंबी कविता है। तो मुक्ति बहुत लंबी कविता के जनक भी है। इनके ऊपर डिटेल में मैंने कहा ना, इस पर मैं जितना कहूँ उतना कम है। डिटेल में आप लोगों के सम्मुख जो है तो बातें उस सबक के समय रखूंगा। अब उसके बाद देख लीजिए, गद्य गौरव के अंतर्गत मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर राजेंद्र यादव जी की जो है तो ये क्या है रचना है। अब कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और अन्य उनके जो मित्र थे, ये आपस में साहित्यिक मित्र थे, चर्चा वगैरह विमर्श करते थे और अपने अपने फन से अपने अपने साहित्य का सृजन करते थे। तो इनमें किस प्रकार से दोस्तों दोस्तों में नोकझोंक वगैरह होती थी,
इसका जो है तो क्या है, बड़ा हँसी मज़ाक के हिसाब से भी क्या है, विवरण चित्रण हुआ हुआ है। एक बार जो है कमलेश्वर ने राजेंद्र यादव जी से कहा कि आज मेरा दिल जूता खाने को कह रहा है। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने कहा था, राजेंद्र यादव जी आपका चेहरा मुझे कुछ देर के लिए उधार दो। उन्होंने क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा दिल जूता खाने को कह रहा है ना? तो इस प्रकार के हंसी मजाक वाले भी जो है तो कार्य को इस रचना में उन्होंने अपने लिखा हुआ दिखाई देता है। राजेंद्र यादव बड़ी एक अलग अंदाज से अपनी बात वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। अब देख लीजिए, गद्य गौरव के अंतर्गत का अंतिम जो हमें दिखाई देता है पाठ है, वो है कृष्णा सूक्ति का, और उसका नाम है कौवे की चोंच लपलपाती आग में क्यों झोंकी जाएगी। इस शीर्षक के अंतर्गत कृष्णा सूक्ति जी ने अपने विचार सम्मुख रखे हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने आप लोगों के सम्मुख कथेतर गद्य साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमिस्टर का पाठ्यक्रम रखा है, और वो पेपर नंबर है 5, और उसमें दो छोटी छोटी किताबें मैंने पहले ही बताया, गद्य प्रभा और गद्य गौरव। मुझे लगता है कि आपके समझ में ये बातें आई होंगी कि विश्वविद्यालय ने दोनों किताबों में से इधर 12 तो दूसरे किताब में 9 पाठों को आपका सिलेबस के रूप में चयन किया हुआ है।